प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किसी अभिक्रिया के लिए औसत वेग लिखना सीखेंगे तथा इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये जो चैप्टर है वो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके प्रत्येक पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं औसत वेग की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिया कारक के संदर्भ में हम औसत वेग कैसे लिखते थे, माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। देखो ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाते थे, क्योंकि क्रिया कारक के संदर्भ में हमारा जो औसत वेग था वो ऋणात्मक आता था, उसको धनात्मक बनाने के लिए अपनी तरफ से हम माइनस का चिन्ह लगाते थे। ये डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता था, आर किसको दर्शाता है, क्रिया कारक को, और ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता को। तो इस पूरे पद को हम क्या पढ़ेंगे, देखो आर क्या हमारा क्रिया कारक, ये बड़ा ब्रैकेट सांद्रता, तो इसको पढ़ेंगे क्रिया कारक की सांद्रता, और इसके आगे डेल्टा किसके लगा हुआ है, परिवर्तन के लिए। तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे नीचे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। और समय के साथ क्या, ऐसा याद रख लेना, समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, इसलिए अपन माइनस का चिन्ह लगाते हैं। चाहे इस प्रकार से आप याद रख लेना। तो जब भी आप क्रिया कारक के संदर्भ में अभिक्रिया वेग लिखोगे तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है हमको। दूसरा क्या ध्यान रखना है, बराबर किसके होता है, ये डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। पी मतलब प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता। देखो पी हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद की सांद्रता। और डेल्टा किसके लिए, परिवर्तन के लिए। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। और हमको पता है कि समय के साथ साथ क्रिया कारक तो घटता था और उत्पाद बढ़ता है, इसलिए इसके आगे किसका चिन्ह लगता है, प्लस का। तो इतना हमको ध्यान रखना है कि जब भी क्रिया कारक के संदर्भ में हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और उत्पाद का से पहले का चिन्ह लगता है प्लस का, क्योंकि समय के साथ क्रिया कारक घटेगा और उत्पाद बढ़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको मैंने नोट डालकर लिख रखा है, किसी अभिक्रिया का औसत वेग लिखते समय उसके संगत स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगाते हैं। देखो ये जो अभिक्रिया है, जैसे ये वाली अभिक्रिया दे रखी है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे हम 1 मान लेंगे। इसके Cl2 का कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे हम कितना मान लेंगे, 1। HgCl2 का कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे इसके आगे। तो इनके आगे जो अंक लिखे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, या हिंदी में इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक। तो देखो नेक्स्ट अभिक्रिया में N2 का पूछ ले हमसे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। इसका कितना लिखा हुआ है, 3, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 है। इसका कितना है, 2 है। तो ये जो आगे अंक लिखे होते हैं ये हमारे कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो जब भी हम अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे तो इन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का हमेशा उस वेग समीकरण के अंदर हमको भाग लगाना है। तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमको पहला एग्जांपल दे रखा है Hg प्लस में Cl2, ये बना रहे HgCl2। ध्यान रखना ये जो तीर के निशान के इधर वाले होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक, रिएक्टेंट। तो ये हमारे क्रिया कारक कहलाते हैं, या इनको अभिकारक बोल सकते हैं। और ये जो तीर के निशान के इधर वाले लिखे होते हैं ये क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद। तो तीर के निशान के इधर क्रिया कारक हो गया, तीर के निशान इधर के हमारे क्या हो गए, उत्पाद हो गए। अब इस समीकरण के लिए हमको औसत अभिक्रिया वेग लिखना है, तो देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले Hg हमारा क्रिया कारक है, तो Hg लिख दिया हमने, ये Hg हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया इसकी सांद्रता, तो ये Hg की सांद्रता होगी। इसके आगे किसका चिन्ह लगा देंगे, डेल्टा का। डेल्टा किसके लिए, परिवर्तन के लिए। और उससे पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, बटे डेल्टा टी।
तो इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे हम, Hg क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। फिर किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का हमेशा। अब Cl2 भी हमारा क्रिया कारक है तो लिखेंगे Cl2, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता, तो Cl2 की सांद्रता, डेल्टा किसके लिए, परिवर्तन के लिए, और इसके आगे किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। क्यों लगाया, क्योंकि Cl2 भी हमारा क्या है, क्रिया कारक है, बटे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। क्लियर बिल्कुल। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब HgCl2 हमारा क्या है, उत्पाद, तो लिखेंगे HgCl2, ये इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता में हमको परिवर्तन करना है तो डेल्टा लगा दिया हमने, बटे क्या आ जाएगा, समय में परिवर्तन, तो डेल्टा टी। अब देखो ये हमारा उत्पाद था, तो उत्पाद के संदर्भ में हम जब भी औसत अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो कभी भी हमको कोई चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक होता है, तो चिन्ह नहीं लगाएंगे इसका मतलब भी धनात्मक ही। और आप किसी अभिक्रिया के लिए कभी भी औसत वेग निकालोगे तो चाहे इस क्रिया कारक के संदर्भ में निकाल लेना, चाहे इस वाले क्रिया कारक के संदर्भ में निकालोगे, चाहे इस वाले के उत्पाद के संदर्भ में। तो या तो आप क्रिया कारक के संदर्भ में अभिक्रिया वेग निकालो या उत्पाद के संदर्भ में, हमेशा अभिक्रिया का वेग एक समान आएगा। तो ये इसकी कौन सी वेग होगी, औसत वेग समीकरण, इस समीकरण के लिए देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बहुत बार एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आप करके आना है। तो अभी तक तो हमने देखा था जो भी हमारे क्रिया कारक और उत्पाद थे इनके आगे कोई भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं लिखा हुआ था, तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, N2 है, तो ये हमारा N2 हो गया। ये इसकी सांद्रता हो गई, डेल्टा परिवर्तन के लिए। अब बताओ N2 हमारा क्रिया कारक है, तो क्रिया कारक की जब सांद्रता में परिवर्तन लिखते उससे पहले किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, तो यह माइनस आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। फिर किसका चिन्ह लगा देंगे हम, बराबर का। उसके बाद देखो अब H2 हमारा क्रिया कारक है, तो H2 लिख दिया मैंने, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता को। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, H2 की सांद्रता में परिवर्तन, सॉरी H2 की सांद्रता, इसके आगे डेल्टा लगा देते हैं, H2 की सांद्रता में परिवर्तन। अब H2 भी हमारा क्रिया कारक है, तो इससे पहले हम किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, तो यह माइनस आ गया, बटे क्या आ गया, डेल्टा टी। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस H2 के आगे कितना लिखा हुआ है, 3। जब इस H2 के आगे 3 लिखा हुआ है तो ये इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। लिखा किसी अभिक्रिया का औसत वेग लिखते समय उसके संगत स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगाते हैं। तो इस H2 का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का हम इस समीकरण के अंदर भाग लगा देंगे। क्लियर बिल्कुल। उसके बाद बराबर का चिन्ह आ गया। अब हमारा अमोनिया उत्पाद है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/3 लिख दिए की बात हो तो 2NH3 अमोनिया बन रहा है, तो ये हमारा अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, या उत्पाद है उसके 2 अणु बन रहे हैं। तो देखो इसके लिए हम औसत वेग किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले NH3, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता, डेल्टा परिवर्तन के लिए, बटे डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। अब इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2 है, तो या तो नीचे 2 लिख दो, या इसके आगे ऐसे लिख सकते हो आप 1/2, इसके आगे से हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, मतलब 3 का भाग लग गया, जैसे लिख दो। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण के लिए औसत अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं। दोबारा देख लो एक बार, N2 था तो N2, ये डेल्टा इसकी परिवर्तन के लिए, तो पूरे पद क्या पढ़ेंगे, N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि समय के साथ इसकी सांद्रता घटती है, या जब हम क्रियाकार के संदर्भ में अभिक्रिया वेग देखते तो हमारा ऋणात्मक आता है, और वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसे धनात्मक बनाने के लिए माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं। ऐसे ये दे रखा है, ये हमारा क्रियाकार, इससे पहले किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस
1/3। अब 1/3 क्यों लगाया? क्योंकि इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 लिखा हुआ है, तो 3 का हमको भाग लगाना, तो 1/3 लिख दो। डेल्टा परिवर्तन के लिए किसकी सांद्रता में? H2 की सांद्रता में बटे समय में परिवर्तन। अब उत्पाद का कोई चिन्ह नहीं लगाना है हमको, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता वैसे धनात्मक ही प्राप्त होती है हमको, समय के साथ उत्पाद बढ़ता है। थर्ड देखो ध्यान से, इसके लिए औसत वेग लिखना है हमको, SO2। ये इसकी सांद्रता हो गई, SO2 की सांद्रता, डेल्टा परिवर्तन के लिए। और माइनस का चिन्ह क्यों लगाते? क्योंकि समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होती है? घटती। बटे क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बराबर। अब ये भी हमारा क्या है? क्रियाकारक है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, डेल्टा। अब एक चीज ध्यान देना, देखो 1/2 लिखा हुआ है, तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां 2 आ जाएगा, 2O2। ये इसकी होगी सांद्रता बटे डेल्टा टी। ये चीज समझ में आ गई? देखो 1/2 है, कितना? 1/2। तो इसका जब अपन भाग लगाएंगे 1/2 का, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो माइनस डेल्टा, यहां कितना आ गया? 2 O2 अपॉन में डेल्टा टी बराबर। अब SO3 हमारा उत्पाद बन रहा है, तो डेल्टा परिवर्तन के लिए किसकी सांद्रता में परिवर्तन? SO3 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए औसत वेग समीकरण लिख सकते हैं। ये हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली न्यूमेरिकल में, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, एक अभिक्रिया में अमोनिया के बनने की दर 3 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पाई गई। इस अभिक्रिया का वेग तथा N2 व H2 के खर्च होने की दर ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको प्रश्न पढ़ना, देखो प्रश्न हमको क्या कह रहा है। एक अभिक्रिया में अमोनिया के बनने की दर, दर मतलब किसकी बात कर रहा है? वेग की। तो वेग दे रखा है, और वेग हम कैसे निकालते हैं? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, मतलब अभिक्रिया वेग दे रखा है हमको। तो वेग कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो वेग का मात्रक भी यही होता है, मात्रक से पता चल रहा है हमको, मात्रक है, इससे भी हमको पता चल रखा है कि इस अभिक्रिया का हम क्या दे रखा है? वेग दे रखा है। तो अमोनिया के बनने की दर इतनी है। इस अभिक्रिया का तो वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभिक्रिया का वेग। एक क्या ज्ञात करना है? N2 और H2 के खर्च होने की दर ज्ञात करो। और नीचे हमको एक लाइन और लिखी मिलेगी, यह अभिक्रिया निम्न समीकरण के अनुसार संपन्न हो रही है। और वो समीकरण क्या मिलेगी? N2 प्लस में 3H2, और ये चेंज हो रहा है 2NH3 में। तो ये हमारी जो अभिक्रिया ये इस समीकरण के अनुसार संपन्न हो रही है। अब हमको ध्यान से देखना है, ये जो हमारी समीकरण होती है ये हमको बहुत चीजें बताती है। देखो क्या क्या बातें बताती है समीकरण। ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक। और ये उत्पाद। अब देखो समय के साथ साथ किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक क्या होते हैं? खर्च होते हैं। क्रियाकारक समय के साथ खर्च होते हैं, तो क्रियाकारक हमारे क्या होते हैं? खर्च होते हैं। और उत्पाद समय के साथ बनते हैं। तो हम किसी भी अभिक्रिया की बात कर ले, उसमें जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती जाती है, क्रियाकारक लगातार समय के साथ खर्च होते जाते हैं और उत्पाद बनते जाते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में नोट रखनी है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है एक अभिक्रिया में अमोनिया के बनने की दर, तो अमोनिया यहां पर उत्पाद बनेगा, तो ये बन किस वेग से रहा है? वो वेग दे रखा है हमको। दूसरा देखो, इस अभिक्रिया का हमको एक तो वेग निकालना था, एक क्या निकालना था? N2 व H2 के खर्च होने की दर।
तो N2 और H2 हमारे क्या है, क्रियाकारक, और क्रियाकारक है वो समय के साथ क्या होते हैं, खर्च होते हैं और उत्पाद बनते हैं। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो हमसे पूछेगी जो N2 है, ये N2, इसके खर्च होने की दर, ये H2 है, इसके खर्च होने की दर, और इस अभिक्रिया का वेग पूछा है हमसे। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो उनको हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में इन प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हो। देखो किस प्रकार सोल्व कर सकते हो आप। हमको प्रश्न में क्या दे रखा है, अमोनिया के बनने की दर दे रखी है। तो ये अमोनिया, इसके बनने की दर कितनी दे रखी है, 3 गुना 10 की पावर -4, मात्रक बाद में लिख दूंगा मैं। इसके बनने की दर इतनी दे रखी है हमको। तो ये तो हमारी क्या होगी, अमोनिया के बनने की दर होगी। अब देखो सिंपल चीजें याद रखनी अपने को। देखो इसका जब 1 मोल खर्च होता है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ अंक, जब कुछ भी नहीं लिखा हो इसका मतलब ये कितना है हमारे पास, 1 मोल है। तो N2 का जब 1 मोल है वो खर्च होता है, तो H2 के कितने मोल खर्च होते हैं, 3 मोल खर्च होते हैं। और जो हमारा उत्पाद अमोनिया बनता है, इससे कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। देखिए समीकरण ही बता रही है हमको, इसका जब 1 मोल खर्च होगा तो इसके कितने मोल खर्च होंगे, 3 मोल खर्च होंगे, और उत्पाद कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। क्लियर यहां तक। अब हमसे क्या कह रहा है, हमारा उत्पाद कितना बन रहा है, 3 गुना 10 की पावर -4, ये उत्पाद बन रहा है अपना। तो उत्पाद के बनने की दर मतलब इतनी है, ठीक है। तो ये जब इतना बनेगा तो इसके 2 बनाने के लिए इसका कितना चाहिए, 1। तो इसका ये जब 3 गुना 10 की पावर -4 है, इस दर से बन रहा है, तो ये किस दर से खर्च होगा, तो इसका बिल्कुल आधा आ जाएगा। यहां 2 है तो यहां कितना है, 1 है। तो 3 गुना 10 की पावर -4 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 10 की पावर -4। तो ये इस दर से खर्च होगा। ऐसे इसको देखो, इसके 2 मोल बनाने के लिए इससे कितने मोल खर्च हो रहे हैं, 3 मोल खर्च हो रहे हैं। इसके 2 मोल बनाने के लिए इससे कितने मोल खर्च हो रहे हैं, 3 मोल खर्च हो रहे हैं। तो यहां ये कितना बन रहा है, 3 गुना 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, तो इसके ये कितना खर्च होगा, इसके 2 बनाने के लिए 3 खर्च होते हैं, तो इसका इतना बन रहा है, तो इससे कितना खर्च हो जाएगा, 4.5 गुना 10 की पावर -4। देखो बिल्कुल सिंपल सोल्व कर दिया हमने। इसके 2 मोल है, उसके जगह पर हमको अभिक्रिया में दे रखा है कि 3 गुना 10 की पावर -4 है, इस दर से ये बन रहा है। तो ये कितना खर्च होता है, इसका आधा खर्च होता है। देखो 2 का आधा 1 हो गया, तो 3 गुना 10 की पावर -4 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 10 की पावर -4। इससे कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो ये कितना खर्च हो रहा है, 3 मोल, ठीक है। तो ये 2 है, इसका लगभग इसके अंदर हमको 1 मोल और ऐड करना है, तो 3 गुना 10 की पावर -4 है, ठीक है। इसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 1.5 गुना 10 की पावर -4, तो ये कितना जाएगा, 4.5 गुना 10 की पावर -4। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको सोल्व कर दिया। तो हमको पता चल गया कि N2 है, इससे खर्च होने की जो दर है वो कितनी, 1.5 गुना 10 की पावर -4। H2 है, इसके जो खर्च होने की दर है वो कितनी है, 4.5 गुना 10 की पावर -4। और सबसे लास्ट में हमको क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया का जो वेग है उसको निकालने का मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूं। इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो इसके संदर्भ में निकाल ले, चाहे इसके संदर्भ में, चाहे इसके संदर्भ में, सबके संदर्भ में बराबर आता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, यहां हमको इसमें क्रियाकारक या उत्पाद में ऐसा अणु देखना जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहां N2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसके खर्च होने की जितनी दर आएगी वही हमारा अभिक्रिया वेग आएगा। तो अभिक्रिया वेग कितना जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। दोबारा सुनना ध्यान से, इस समीकरण में हमको वो पद देखना है जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसके खर्च होने की जो दर दे रखी है वही हमारा अभिक्रिया क्या जाएगा वेग। तो अभिक्रिया वेग कितना आएगा 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो ये तो हमने बिल्कुल आसानी से इस समीकरण द्वारा ही सोल्व कर लिया। तो ये तो कंपटीशन एग्जाम में तब आएगा जब काम में लेना है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे ये हमको ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखो हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समीकरण दे रखी है, ठीक है। इस समीकरण के लिए आप सबसे पहले औसत वेग या वेग लिख लेना। तो वेग लिख लेते हैं। तो वेग लिखना अभी मैंने 10 मिनट पहले इस वीडियो में बताया था आपको। तो ये वेग लिख दिया इसका मैंने। अब वेग लिखने में मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस अभिक्रिया का वेग हो गया। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा पद हमको दे रखा है। देखो एक अभिक्रिया में अमोनिया के बनने की दर दे रखी है, मतलब ये वाला जो पद है ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। अमोनिया के बनने की दर दे रखी है हमको। दर मतलब क्या है वेग। तो अमोनिया के बनने की जो दर है वो हमको प्रश्न में दी गई है, ठीक है। वो हमको प्रश्न में दी गई है। तो जो हमारा वेग होता है औसत वेग इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी कैसा है बराबर है। यहां तक क्लियर बिल्कुल। तो देखो औसत वेग, तो इस पद से भी हम औसत वेग निकाल सकते हैं। अगर ये पद हमको प्रश्न में दिया गया तो इस पद से निकाल सकते हैं, और ये वाला पद अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया तो इसके द्वारा हम औसत वेग को निकाल सकते हैं। अब हमको प्रश्न में कौन सा पद दिया गया है, अमोनिया के बनने की दर, मतलब ये वाला पद दिया गया। देखो अमोनिया के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, इसे हम क्या कहते हैं दर या वेग कहते हैं। सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, मतलब ये पद हमको दे रखा है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है 1/2 डेल्टा NH3 की सांद्रता अपॉन में डेल्टा T। तो ये हमारा औसत वेग आ गया। उसके बाद तो बराबर, अब यहां कितना लिखा हो देखो ध्यान से 1/2। तो 1/2 तो ऐसा कैसा आ जाएगा गुणा, अब ये जो पूरा पद है ये डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T, इसका मान कितना दे रखा है हमको, देखो क्वेश्चन दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो कितना कर देंगे इसमें 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। दोबारा सुनना, यहां पर गलती नहीं करनी हमको बिल्कुल भी। अमोनिया के बनने की दर, दर मतलब वेग दे रखा है, और वेग कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो अमोनिया के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो ये इसकी दर या वेग हो गई। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो मैंने कर दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा हमारा। तो 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने बार चला जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। और मात्रा क्या होता है इसका मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देख लो औसत वेग आ गई है हमारा। क्या आ गया औसत वेग। तो पहला हमसे क्या पूछा गया था वेग बोल दो या औसत वेग बोल दो, इस अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया वेग आ गया, या सीधे लिख दो अभिक्रिया वेग। तो ये हमारा अभिक्रिया वेग आ गया। तो अभिक्रिया वेग कितना आया 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां देखो ध्यान से, हमने वैसे निकाला तब कितना आया था अभिक्रिया का वेग 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। मैंने बताया था ना जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसकी या तो बनने या खर्च होने की जो भी दर दी गई है वो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो यही आंसर आ गया, देख लो इसका। तो ये पहला हमारा हो गया औसत वेग हो गया। सेकंड हमसे क्या पूछा था N2 व H2 के खर्च होने की दर। तो पहले मैं बात करता हूं जो हमारा N2 है, क्या है N2, इसके खर्च होने की दर की बात करता हूं। देखो N2,
तो औसत वेग की समीकरण देखो, औसत वेग आर ओ आर बराबर इसके बराबर है, इसके बराबर और इसके बराबर है। अब हमको निकालना क्या है, ये पद निकालना है। माइनस मतलब खर्च हो रहा है क्रियाकारक समय के साथ में, ये क्रियाकारक की सांद्रता होगी N2, ये इसके समय में परिवर्तन हो गया। तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, मतलब दर हो गया या वेग हो गया। तो ये पद हमको निकालना है। तो यहां से इसको ऐसे कैसे उठा लो, देखो औसत वेग बराबर औसत वेग बराबर किसके, माइनस डेल्टा N2, इसकी सांद्रता होगी बटे डेल्टा T, ये निकालना है हमको। अब देखो औसत वेग तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो औसत वेग हमारा कितना आया था 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो औसत वेग हमारा कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये बराबर किसके है, माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T। देखो आ गया N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और माइनस मतलब समय के साथ ही खर्च हो रहा है, तो इसके खर्च होने की जो दर है वो आ गई 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमसे यही पूछा था इस अभिक्रिया का वेग, तो वेग ये आ गया। उसके बाद क्या पूछा था N2 व H2 के खर्च होने की दर, तो N2 के खर्च होने की दर है ये पूरा पद क्या N2 के खर्च होने की दर, और ये किसके बराबर है, औसत वेग के बराबर है, और तो वेग हमारा ये था, तो बराबर इसी के आ गई। तो ये हमारे क्या आ गया, इस पूरे पद को हम क्या पढ़ेंगे, N2 के खर्च होने की दर। तो सेकंड हमसे ये पूछी गई थी। और तीसरा क्या पूछा है, H2 के खर्च होने की दर। तो देखो H2 के खर्च होने की दर हम कैसे निकालेंगे, तो अब हमको निकालनी है H2 के खर्च होने की दर। तो देखो ध्यान से, औसत वेग अब ये बराबर किसके, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके बराबर है। अब हमको चाहिए क्या, ये वाला पद चाहिए, तो लिख देंगे माइनस 1/3 डेल्टा H2, इसकी सांद्रता बटे समय में परिवर्तन। अब औसत वेग देखो कितना दे रखा है हमको, तो औसत वेग हमारा निकल के आया था 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4, ये था। और ये बराबर किसके है, माइनस 1/3 डेल्टा H2, ये इसकी सांद्रता बटे डेल्टा T। अब इसको 3 को इधर ले आओ, तो यहां 3 भाग में, यहां अगर गुणा में हो जाएगा, तो 3 गुणा, ये पूरा पद तुमको निकालना ही है। तो ये कितना आ गया, 3 गुणा 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4, तो 3 का गुणा इससे कर दो, तो कितना आ जाएगी, 3 गुणा 1.5 से करेंगे तो 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4, और ये किसके बराबर है, माइनस डेल्टा H2, इसकी सांद्रता अपॉन में डेल्टा T। मात्रक लिख लेना, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो यही हमसे पूछा गया था, ये वाला पद H2 के खर्च होने की दर। तो देख लो यही आई है 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4, और जब हमने वैसे डायरेक्ट सोल्व किया तब कितना आया था 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। अब आप इसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि आगे जो सारे प्रश्न हैं वो इसी प्रकार सोल्व होंगे। तो उनको मैं ज्यादा समय ना गवाए बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा उन क्वेश्चनों को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे इसी प्रकार का है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन उनको बहुत आसान सोल्व कर सकते हो। तो देखो ये प्रश्न आपको किस प्रकार सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, एक अभिक्रिया में
NO के बनने की दर 1.6 गुणा 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पाई गई। तो ये जो हमारा NO है, देखो ये हमारे क्रियाकारक है। तो क्रियाकारक हमारे क्या होते हैं? खर्च समय के साथ, और ये दोनों हमारे क्या है? उत्पाद। ये समय के साथ क्या होते हैं? बनते हैं। तो अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो इसमें हमको दे रखा है NO के बनने की दर। तो NO हमारा किस दर या किस वेग से बन रहा है वो दे रखा है हमको 1.6 गुणा 10 के पावर -4। पूछा क्या है? इस अभिक्रिया का वेग पूछा हमसे, तथा NOBr के खर्च होने की दर ज्ञात करो। दूसरा क्या पूछा गया है? NOBr के खर्च होने की दर। NOBr के खर्च होने की दर तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। तो NOBr ये हमारा खर्च हो रहा है, और ये जो NO है ये बन रहा है उत्पाद, और एक Br2 उत्पाद बन रहा है। ठीक है, पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो हमको दे क्या रखा है? ये NO, इसके बनने की दर कितनी दे रखी है? 1.6 गुणा 10 की पावर -4। तो NO के बनने की दर दे रखी है 1.6 गुणा 10 की पावर -4। तो इसका मान हमको दे रखा है। उसके बाद में अब हमसे पूछा क्या है? इस अभिक्रिया का वेग पूछा है। ठीक है, और दूसरा NOBr के खर्च होने की दर पूछी है। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं एक एक करके बिल्कुल। तो ये दे रखा है NO के बनने की दर दे रखी है 1.6 गुणा 10 की पावर -4। देखो इसके जब 2 मोल बनते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके कितने मोल खर्च होते हैं? 2 मोल खर्च होते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं इसके 2 मोल खर्च होते हैं, तो 2 मोल तो NO बनता है, और 1 मोल क्या बनता है? Br2 बनता है। यहां तक क्लियर है? तो इसके जब 2 मोल खर्च हो रहे हैं तो ये भी 2 मोल, सॉरी, इसके जब 2 मोल बन रहे हैं तो इसके कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 2 मोल खर्च हो रहे हैं। ये कितना बन रहा है? 1.6 गुणा 10 के पावर -4। तो ये भी कितना बनेगा? 1.6 गुणा 10 के पावर -4। देखो इसके दो बनेंगे तो इसके 2 खर्च होंगे, इसके इतने बनेंगे तो इतने इसके खर्च होंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और अपने से यहां Br2 के बनने की दर नहीं पूछ रखी, अगर ये भी पूछ रहे तो ये बता सकते हैं। देखो इसके जब 2 बनते हैं तो इसका कितना बनता है? 1 बनता है। तो इसके जब 1.6 गुणा 10 की पावर -4 बनेंगे तो इसका आधा ये बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 1.6 में 2 का भाग लगा दें, कितना आ जाएगा? 0.8 गुणा 10 की पावर -4। और मात्रक हम लिख ही सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। जब कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तब RBSC बोर्ड में इस फॉर्मूले को अप्लाई मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें हमको बिल्कुल तरीके से करना होता है क्वेश्चन को। देखो हम किस प्रकार करेंगे इसको सोल्व। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इसके लिए हमको ROR लिखना है, अभिक्रिया वेग। अब शॉर्ट में लिख देता हूं इसको ROR। हम क्या लिखना है? अभिक्रिया वेग लिखना है इसके लिए। देखो अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हमारा क्या है? NOBr। तो ये NOBr हो गया। ये NOBr की सांद्रता हो गई। डेल्टा किसके लिए आ गया? परिवर्तन के लिए, अपॉन में डेल्टा T। और यहां देखो आगे कितना है? 2। तो 2 का भाग लगा देंगे तो आज आगे आ जाएगा 1/2। और समय के साथ क्रियाकारक क्या होता है? खर्च होता है, इसलिए किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का, बराबर। अब NO हमारा उत्पाद है तो ये NO हो गया। ये बराबर किसकी? सांद्रता। तो NO की सांद्रता हो गई बटे समय में परिवर्तन। अब आगे कितना लिखा हुआ है? 2। तो डेल्टा सॉरी परिवर्तन के लिए तो 1/2 का भाग लगा देंगे, बराबर क्या आ जाएगा? Br2। ये इसकी सांद्रता, डेल्टा परिवर्तन के लिए बटे समय में परिवर्तन। तो ये तो मैंने लिख दी इस अभिक्रिया का वेग समीकरण। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया वेग समीकरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी अभिक्रिया वेग समीकरण लिखी। इसकी आदत बना लो आप, कोई सा भी अपने को प्रश्न दे दे इस प्रकार का, तो सबसे पहले आप उसकी अभिक्रिया वेग समीकरण लिखा करो।
इससे प्रश्न बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाता है और गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब जो अभिक्रिया का वेग है वो इस पद के भी बराबर होता है, इस पद के भी बराबर होता है और इस पद के भी बराबर होता है। तीनों पद के बराबर होता है अभिक्रिया का वेग। जब तीनों पद के बराबर अभिक्रिया का वेग है तो हमको ये देखना है कि हमको प्रश्न में कौन सा पद दे रखा है और उसके बराबर अभिक्रिया वेग कर देंगे हम। तो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर, अब कौन सा पद दे रखा है हमको, एक अभिक्रिया में NO के बनने की दर, मतलब ये वाला पद दे रखा है NO के बनने की दर। तो ये कितना है 1/2 डेल्टा NO अपॉन में डेल्टा T, तो बराबर 1/2 गुणा, अब देखो N2 की सांद्रता, सॉरी NO की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और ये कितना दे रखा है हमको 1.6 गुणा 10 की पावर -4। तो ये जो है ना ये वाला NO की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, इसी को हम बोलते हैं दर। तो दर हमको दे रखी कितनी 1.6 गुणा 10 की पावर -4 दे रखी है हमको। तो कितना आ जाएगा बराबर, तो 1.6 में 2 का भाग लगा दो 0.8 आ जाएगा गुणा 10 की पावर -4, और मात्रा क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो तो पहला हमसे अभिक्रिया वेग पूछा था, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग कितना आ गया 0.8 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये मैंने आपको बताया था जब भी हमको अभिक्रिया वेग निकालना हो तो हमको ये देखना है कि जो क्रिया कारक है या उत्पाद है जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हो उसके बराबर होता है। तो 0.8 गुणा 10 की पावर -4 देखो इसी के बराबर ही हमारा। तो सबसे पहला हमारा क्या निकल के आ गया अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग एक बार दोबारा देख लो, अभिक्रिया वेग बराबर होता है इस पद के भी बराबर होता है, इस पद के भी बराबर होता है और इस पद के भी बराबर होता है। हमको प्रश्न में जो पद दे रखा है उसके बराबर करना है हमको अभिक्रिया वेग। तो हमको कौन सा पद दे रखा था, ये वाला पद दे रखा था, इसके बराबर कर दिया मैंने, अभिक्रिया वेग इसके बराबर। अब इसका मान दे रखा है प्रश्न में तो मान हम रख देंगे तो अभिक्रिया वेग हमारा आ जाएगा। दूसरा हमसे क्या पूछा है NOBR के खर्च होने की दर। तो सेम ऐसे लिखना अभिक्रिया वेग बराबर किसके है, इस पद के भी बराबर है, इस पद के भी बराबर, इस पद के भी बराबर है। अब हमसे कौन सा पद पूछा गया, ये वाला पद पूछा गया, तो लिख देंगे -1/2 डेल्टा NOBR अपॉन में डेल्टा T। तो अभिक्रिया वेग बराबर इस पद के भी होता है। अब अभिक्रिया वेग इसका मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, अभिक्रिया वेग कितना आया था 0.8, तो 0.8 गुणा 10 की पावर -4 और बराबर किसके ये -1/2 डेल्टा NOBR, ये इसकी सांद्रता बटे समय में परिवर्तन। देख लो अभिक्रिया वेग इसका मान मैंने रख दिया, उसके बाद ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको 1/2 यहां 2 भाग में, यहां किस में आकर हो जाएगा गुणा, माइनस इधर किधर रहेगा, तो गुणा कितने से कर दिया हमने 2 से। ये माइनस इधर क्यों रखे रहेगा, क्योंकि जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए माइनस चिन्ह इधर रखना है। ठीक है, इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे पद को हम पढ़ेंगे NOBR के खर्च होने की दर। ये पूरा पद हमारा क्या है NOBR के खर्च होने की दर, और यही पूछे गए थे हम। देखो NOBR के खर्च होने की दर, तो ये पूरा पद हमारा क्या कहलाता है NOBR के खर्च होने की दर। तो 0.8 है, इसे गुणा 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ गई NOBR के खर्च होने की दर इतनी आ गई। देख लो हमने पहले क्या निकाली थी 1.6 गुणा 10 की पावर -4, अब कितनी आई 1.6 गुणा 10 की पावर -4 और मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद में 2A है, ये प्रोडक्ट बना रहा है B, अभिक्रिया में A की सांद्रता। अब ध्यान दो इस प्रश्न पर। देखो इसमें अभी तक हम जो प्रश्न पढ़ते आ रहे थे उसमें हमको या तो क्रियाकारक या उत्पाद उनकी दर दे रखी थी, मतलब उनका वेग दे रखा था, लेकिन यहां पर वेग नहीं दे रखा। क्या दे रखा है हमको? सांद्रता दे रखी है। तो ये कह रहा है अभिक्रिया में एक की जो सांद्रता है वो 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। मतलब यहां पर हमको सांद्रता में होने वाला परिवर्तन दे रखा है, ना कि अभिक्रिया वेग दे रखा है। और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें हमको क्या दे रखा था? वेग दे रखा था। और यहां पर क्या दे रखा है? सांद्रता। तो इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग ROR ज्ञात करो। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जो समीकरण दे रखी है इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखना है। तो अभिक्रिया वेग या ब्रैकेट में लिख सकता हूं ROR बराबर। अब ये हमारा ए क्या है? यहां पर क्रियाकारक। तो ए हमारा क्रियाकारक हो गया, ये इसकी सांद्रता हो गई। डेल्टा परिवर्तन के लिए बटे समय परिवर्तन क्या आ गया? डेल्टा टी आ गया। देखो ध्यान से, ए हमारा क्या है? क्रियाकारक, बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता, डेल्टा परिवर्तन के लिए बटे समय में परिवर्तन। और आगे कितना लिखा हुआ है? 2। तो 2 का भाग लगा देंगे, 1/2। और किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का, क्योंकि ये हमारा क्रियाकारक और क्रियाकारक है, उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है। यहां तक क्लियर है? अब ये बराबर किसके है? प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? बी। तो ये बी आ गया, ये इसकी सांद्रता आ गई डेल्टा परिवर्तन के लिए बटे समय परिवर्तन क्या जाएगा? डेल्टा टी। तो इसके लिए हमने अभिक्रिया वेग निकाल लिया ROR। अब अभिक्रिया वेग ROR इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। और हमको निकालना क्या? अभिक्रिया वेग निकालना है। तो या तो हमारे पास ये वाला पद दिया गया हो या ये वाला पद, ठीक है? या तो क्वेश्चन में ये पद हमको मिले दिया हुआ, या ये वाला पद मिले, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते थे अभिक्रिया वेग, और अभी तक हम निकालते भी आ रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में हमको ये वाला पद तो दे ही नहीं रखा, केवल कौन सा पद दे रखा है? एक की सांद्रता में 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर रह जाती। मतलब ये वाला पद दे नहीं रखा, लेकिन इसको निकालने का तरीका दे रखा है। इसको निकालने का तरीका दे रखा है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। तो अभिक्रिया वेग निकालने के लिए हमको ए है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा ए निकालना है हमको। डेल्टा ए, एक की सांद्रता में परिवर्तन। और मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था इस चैप्टर के में कि सांद्रता में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं? अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। तो मान लिया मैंने इसकी अंतिम सांद्रता तो 82 है, और प्रारंभिक सांद्रता कौन सी है? A1। तो अंतिम सांद्रता है, उसमें से कौन सांद्रता घटा देंगे? प्रारंभिक सांद्रता को हम घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? सांद्रता, एक की सांद्रता में परिवर्तन। तो देखो ध्यान से, एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। तो सांद्रता परिवर्तन कितना है? अंतिम सांद्रता कौन सी है? 0.5 से कितनी रहेगी? 0.4। तो अंतिम कितनी है? 0.4 माइनस प्रारंभिक कितनी थी? 0.5। देखो 0.5 से 0.4 रह गई, मतलब अंतिम 4 रह गई, और पहले कितनी ली थी हमने? 0.5। तो माइनस कितना कर देंगे? 0.5। ध्यान रखना दोबारा, अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटा देंगे। अंतिम सांद्रता 0.4 है, प्रारंभिक सांद्रता 0.5 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? तो डेल्टा ए बराबर कितना आ जाएगा?
माइनस का 0.1। देखो ध्यान से, जब 0.4 में से 0.5 जाएगा तो माइनस का 0.1 ही आएगा। ये निकल आया हमारा डेल्टा ए, निकल के आ गया। दूसरा हम क्या निकालना है, डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। तो डेल्टा टी, तो समय में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो देखो डेल टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो ये कह रहे एक की सांद्रता 10 मिनट में, तो समय में परिवर्तन ही दे रखा है 10 मिनट में, चाहे आप अंतिम समय तो 10 मिनट हो गया और प्रारंभिक समय 0 मान लो, तो समय में परिवर्तन डेल्टा टी कितना आ जाएगा, तो डेल्टा टी बराबर आ गया 10 मिनट। देख लो, एक की सांद्रता में 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट बाद परिवर्तन हो रहा है। तो प्रारंभ कितने से किया हमने, मान लो 0 से प्रारंभ किया, तो अंतिम कितना समय है 10 है, तो 10 में 0 घटा 10 मिनट ही आएगा। तो समय में परिवर्तन आ गया हमारा, और किसमें आ गया, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन आ गया। अब देख लो, ये जो हमने अभिक्रिया वेग की जो समीकरण लिखी थी, इसमें इसके मान हमको दे रखे प्रश्न में, तो ये मान यहां पर रख देंगे इसमें, इस वाले पद को मैं हटा दूं, इसकी जरूरत है ही नहीं हमको, तो इस पद की तो हमको जरूरत है ही नहीं, तो जिसकी जरूरत उसको रख लेंगे हम। तो बराबर, तो माइनस 1/2। अब डेल्टा ए, एक की सांद्रता में परिवर्तन, तो एक की सांद्रता में परिवर्तन कितना दे रखा है, माइनस 0.1 दे रखा है, तो यह मैंने रख दिया माइनस 0.1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी हमको कितना दे रखा है 10, तो बटे आ गया 10, तो कितना आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.1 बटे 20। तो हमको हमारा जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग वो कितना आ गया, 0.1 बटे 20 आ गया। ये इसका मैं ऐसे लिख सकता, देखो पॉइंट को मैं 3 स्थान को तरफ लिख गया दाईं ओर, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3, सॉरी 100 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बटे 20। देखो ध्यान से, मैं इस पॉइंट को 3 स्थान को तरफ लिख गया दाईं ओर, तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बटे 20। तो ये कितने से कट जाएगा, 100 5 बार कट जाएगा, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। और अभिक्रिया वेग का मात्रा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से जो अभिक्रिया वेग है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।